अब सर बताएं एफआईएस ने क्या किया है? आइए एफआईएस के डेटा बता देता हूँ। एफआईएस की इंडेक्स फ्यूचर्स लॉन्ग पोजीशन 2 बेसिस पॉइंट बढ़ी है, 8.84 से 8.86, ऑलमोस्ट नथिंग। आई मीन 31 दिसंबर के दिन उन्होंने ज़्यादा काम नहीं किया है। 7वें दिन कैश में बिकवाली की है, थोड़ी सी बड़ी है 3600 करोड़ के आसपास की, और सीरीज के पहले दिन और स्पेशली कल के जिस तरह के आप बाद में पूछेंगे, मैं बताऊंगा अभी कल के डेटा का राज क्या है, क्या कुछ हुआ है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। ये बिकवाली है। और नेट अगर देखेंगे तो बड़ी बिकवाली नहीं है, 971 करोड़ की बिकवाली, क्योंकि 2900 करोड़ के एफआईएस ने स्टॉक फ्यूचर्स भी खरीदे हैं, तो नेट बिकवाली छोटी ही है कल के सेशन में 971 की। घरेलू फंड 87वें दिन लगातार खरीदारी करते दिखे, 6760 करोड़ की बड़ी खरीदारी है, लगातार दूसरे दिन 6000 करोड़ से बड़ी खरीदारी घरेलू फंड की आई है। ये आपके लिए एक अच्छा संकेत है। 14 नवंबर के बाद एक दिन की सबसे बड़ी खरीदारी, 1.5 महीने की सबसे बड़ी खरीदारी की है घरेलू फंड ने, दिल और खजाना खोल के खरीदा है। कल के आंकड़ों में हाँ जो मैं बताना चाहता हूँ यहाँ लिख के आ ही चुका है। तो कल के आंकड़ों में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, और जो शाम को हम बात भी कर रहे थे कि हमें देखना है कि इतनी बड़ी तेज़ी बनती है अगर आपकी, जहाँ निफ्टी 200 पॉइंट ऊपर बंद होता है, बैंक निफ्टी 400 पॉइंट ऊपर बंद होता है, एक आईटी को छोड़कर सारे सेक्टर हरे निशान में, और स्पेशली मरे पिटे हुए मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स 1% से ज़्यादा बंद हो, तो फिर क्या ये वाकई में कुछ खरीदारी लौटने का संकेत है। लेकिन अफसोस जो कल के डेटा देखकर ये लग रहा है कल एनएवी बढ़ाने के लिहाज से घरेलू फंड्स ने दमदार खरीदारी की है। लगातार दूसरे दिन घरेलू फंड्स की खरीदारी का आंकड़ा 6000 करोड़ से ऊपर का आया है। परसों का 6000 करोड़ का आंकड़ा तो चलो मान लो कि एक्सपायरी के एडजस्टमेंट होंगे। कल 6000 करोड़ का बड़ा आंकड़ा है ना, उसमें खरीदारी घरेलू फंड ने की, एफआईएस ने नहीं की। तो आज मैं अगर मुझे आप पूछेंगे तो मुझे ये थोड़ा कम अच्छा लग रहा है। अगर एफआईएस भी खरीदते या एफआईएस खरीदते तो कॉन्फिडेंस ज़्यादा होता मेरा, लेकिन एफआईएस ने नहीं। ऑफकोर्स पैसा पैसा है, कोई भी डाले, लेकिन सेंटीमेंट तो एफआईएस की खरीदारी से बनता है। तो कल के आंकड़े क्वालिटी वाइज उतने मजबूत नहीं है जैसे होने चाहिए। घरेलू फंड ने अब पॉइंट क्या है नया इसमें, यह कि कल तो चलो 31 दिसंबर था, एनएवी बढ़ानी थी, आज 1 जनवरी को कौन सी एनएवी बढ़ानी? सही बात है। तो क्या आज फिर से वापस ये उतना ही खरीदेंगे? और दूसरा ये, क्या अगर 31 दिसंबर को भी एफआईएस बेचने तो 1 जनवरी को भी बेचेंगे क्या? तो वो बड़ी चीज़ है। तो ये आज का सेशन उस लिहाज से, आज हो सकता है छुट्टियों का माहौल हो, डेटा आपको कम दिखे, तो मेरा ये समझना है कि आज और कल के 2 दिनों के डेटा, मतलब एक आध दिन के देखिए, सोमवार से जो आपके डेटा मिलने लगेंगे वो ज़्यादा ठीक होंगे। लेकिन कल के डेटा देख के मज़ा नहीं आया ऑनेस्टली, क्योंकि एफआईएस खरीदते तो प्रसन्न हो जाते हैं, घरेलू फंड ने खरीदा तो 31 दिसंबर को एनएवी बढ़ाने के लिहाज से खरीदना था वो कल, इसीलिए आपने मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में ज़्यादा खरीदारी देखी। अच्छा। क्योंकि उनके पोर्टफोलियो में भी मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों को खरीदना और खींचना, भाव बढ़ाना आसान काम है। वो तो घरेलू फंड से आप 5 लाख शेयर खरीदते हैं और आपके पोर्टफोलियो में 5 करोड़ शेयर है, एनएवी तो सबकी बढ़ती है ना, क्लोजिंग प्राइस तो सबकी आती है ना। तो वही हुआ है कल के सेशन में। ये चीज़ मैं हाईलाइट करना चाहता था जो यहाँ आ भी गई है। अब एक दो चीज़ें और है इंपॉर्टेंट। कल के आंकड़ों में 1030 करोड़ की प्रीवी स्पेशलिटी की ब्लॉक डील भी शामिल थी, जिसमें एसबीआई म्यूचुअल फंड वगैरह ने खरीदारी अच्छी की है। एफआई ने इस महीने 34,000 करोड़ से ज़्यादा की बिकवाली की है। 4 महीने में सबसे ज़्यादा बिकवाली है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में हाईएस्ट बिकवाली की है एफआई ने, फिर से दिसंबर में, यानी कि स्पीड बढ़ा दी भाई। ऑलराइट। अच्छा सर, ग्लोबल मार्केट के बड़े डेटा क्या दिखे? अमेरिकी बाजारों में लगातार चौथे दिन कमजोरी रही है कल के सेशन में, और आज अमेरिकी बाजारों में कमजोरी के कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं मुझे दूर दूर तक। उसकी वजह यह है नेहा जी कि अमेरिकी बाजारों में आज छुट्टी है। इनफैक्ट मुझे ग्लोबल मार्केट से भी कहीं से कमजोरी के संकेत नहीं दिख रहे, सारे ग्लोबल मार्केट बंद हैं। हाँ, अगर गिरना, एक ही मार्केट है जो गिर सकता है, बढ़ सकता है, वो है सऊदी अरब का। हमारे अलावा एक वही मार्केट खुला है, और मैंने जब पता लगाया तो बहुत सारे हमारे जो ट्विटर पर एक्स पर जो हमारे दर्शक हैं, उन्होंने भी ये सबने लिख के भेजा है कि वो उनका एक कोई हिजरा करके कैलेंडर होता है अपना, वो उनको फॉलो करते हैं और उनके हिसाब से छुट्टियाँ, मतलब 2 ही ऐसे देश है दुनिया में जो किसी की नहीं सुनते हैं, कुछ भी हो जाए। एक सऊदी अरब, अरे हम जो हिजरे वाला कैलेंडर फॉलो करते हैं, और दूसरे हम जो अंग्रेजा वाला फॉलो करते हैं, कैलेंडर फॉलो लेकिन छुट्टी फॉलो नहीं। हाँ, तो दो ही देश ऐसे हैं दुनिया में जो अपनी चलाते हैं। ओके, ठीक है, ओके। हाँ, नहीं, अब काम तो कर ही रहे हैं, पहले दिन हम मतलब तो फिर थोड़ा एंजॉय तो कर ही ले। हाँ, चलिए बस। हाँ, तो कहाँ पहुंचे थे हम? अमेरिका पहुंच गए थे। ओके, 2025 में अमेरिकी बाजारों में 13.5% की रही तेजी डाउ में,
और S&P 6.5% नहीं, शायद ये डेटा कुछ गलत, 16.5% होना चाहिए। 16.5%, S&P 16.5% और नेस्डेक 20.5% चढ़कर बंद हुआ है। ये अच्छी तेजी रही। लगातार तीसरा साल अमेरिकी बाजारों में तेजी का रहा है। जियो ये साल भी लगा लेना तेजी, 2026 में भी सारी समस्याएं, दिक्कतें तुम्हारी इधर से ही आ रही है। लोगों को दुख जो है ना मन में, डर वहीं से है, वो फूट न जाए वो वाला डर रहता है ना, नहीं फूटेगा, टेंशन। 2025 में डॉलर इंडेक्स 9.5% घटा है। तो दुनिया भर में जो बड़ी तेजी बनी उसकी सबसे बड़ी कारण डॉलर इंडेक्स की कमजोरी है, और 2017 के बाद ये सबसे कमजोर साल रहा है। 2025 में रुपया करीबन 5.5% टूटा है। 2022 के बाद ये रुपए का सबसे कमजोर साल था। सोने चांदी के लिए 1979 के बाद से सबसे बढ़िया साल रहा है। वाओ टाइप का साल था। सोना 65%, चांदी 137% तेज रही। हालांकि साल के आखिरी दिन वैसा हो ना पाया। कल चांदी 9% टूटी है, वापस $71 के नीचे आई है। हमारे मार्केट में 15,000 रुपये टूटकर 2,35,000 पर आई है। कल कॉपर में 6 दिनों की रिकॉर्ड क्लोजिंग पर ब्रेक लगा है। एल्यूमिनियम जरूर कल फिर से मजबूत रहा है, नई ऊंचाई पर पहुंचा है अप्रैल 2022 की। और यहीं पर मैं थोड़ा सोने चांदी पर भी एक बार बात करना चाहता हूँ। मैं कल जो बात की उसी को मैं थोड़ा एक्सटेंड करके एक बार फिर से फोर्सफुली बताना चाहता हूँ। आमतौर पर किसी भी एसेट क्लास में, चाहे वो इक्विटी हो, गोल्ड सिल्वर हो, कोई भी करेंसी हो, एक तरफा तेजी या एक तरफा मंदी होने के बाद में बड़ा मुंह आता है, शार्प मुंह आता है, तेजी से मुंह आता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल चांदी के इस मुंह के साथ ही कनेक्ट करें, सोने के साथ करें जो तेजी का है। एक तरफा मुंह तेजी का आता है, उसके बाद अचानक से तेज गिरावट होती है। पहली गिरावट होती है और बहुत जोर से होती है। लोगों को लगता है कि अब ये तो ऐसी चांदी हो गई, कभी घटेगी नहीं, और अचानक से आपके लिए 30,000 रुपये घट जाती है ना, अनएक्सपेक्टेड। फिर आपको लगता है अरे यार ये क्या हो गया, लेकिन फिर से वापस वो चांदी उतनी मजबूती से उछलती है जो 27,000 रुपये 25,000 रुपये उछली भी, वापस से 2,54,000 का हाई बनाकर 2,25,000 तक आई, 2,25,000 से 2,51,000 आई, और 2,51,000 से वापस 2,35,000 आई। ये 30, तो पहली डिप को खरीदा जाता है, दूसरी डिप को खरीदा जाएगा या नहीं, या तीसरी को, वो देखना होगा। सो अब ये बड़ा लिटमस टेस्ट है कि चांदी वापस से उछाल मार पाती है नहीं। सो एक्सट्रीम वोलेटिलिटी जब भी एक तरफा मूव के बाद, और ये लेसन 2026 का नहीं, पूरी लाइफ काम आएगा। एक तरफा तेजी के बाद जब भारी उतार चढ़ाव हो किसी भी एसेट क्लास में, वो टॉप और बॉटम बनने का संकेत देता है। इसको बेस फॉर्मेशन कहते हैं। ये बेस बना रहा है, गिरने के लिए भी बेस बना रहा है या बढ़ने के लिए भी बेस बना है। इस केस में गिरने के लिए बेस बनाएगा क्योंकि आप ऑलरेडी बढ़े हुए हैं। ठीक है, और बहुत ज़्यादा मंदी हो जाए तो आप बढ़ने के लिए बेस बनाते हैं। बॉटम बनने के पहले बेस बनता है, बेस बनने के बाद आपको कंफर्मेशन मिलती है कि बॉटम बन गया। तो अभी ये बेस फॉर्मेशन चल रहा है, या जिसको टॉप फॉर्मेशन भी आप बोल सकते हैं चांदी का। कंफर्मेशन कब आएगी? कंफर्मेशन तब आएगी जब अगले कुछ दिनों में चांदी 2,55,000 को पार न कर पाए। और अगर चांदी 2,55,000 को पार नहीं कर पाती तो इसका मतलब समझिए कि चांदी ने अपना टेम्परेरी टॉप बना दिया है, और अब चांदी के लिए फिर 2026 में 2,55,000 को पार करना मुश्किल होगा। ये ध्यान में रखिए। सो चांदी के लिए अगले 2-3 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर चांदी को अपनी तेजी बरकरार रखनी है तो 2,55,000 को पार करना बहुत ज़रूरी है। और 2,55,000 को पार किए बगैर बार बार 2,50,000 52,000 के आसपास जाए, घूम फिर के पिट पिटा के वापस नीचे आ जाए और लोअर लो बनाने की कोशिश करें। फॉर एग्जांपल 2,25,000 तक गए थे, अब वापस 2,35 पे है, क्या 2,25,000 के नीचे जाते हैं तो लोअर लो बनेगा। तो आई थिंक अगले 2-3 दिन चांदी पे फोकस कीजिए। वोलेटाइल ट्रेड हो सकते हैं, दोनों तरफ के स्टॉप लॉस ट्रिगर हो सकते हैं, ठीक जैसे वोडाफोन आइडिया में होते हैं कल भी हुए। तो लेकिन कुल मिला के ये कि चांदी आपको सावधानी के संकेत दे रही है, सोना भी थोड़ा सावधानी के संकेत दे रहा है क्योंकि चांदी ज़्यादा वोलेटाइल है। सो अगले 2-3 दिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सर, एक क्रूड के भी एनुअल परफॉर्मेंस पर आपसे बात करनी थी। जी बिल्कुल, क्योंकि मेटल्स तो भागे हैं लेकिन कच्चा तेल विपरीत दिशा में गया है। कच्चा तेल इस साल काफ़ी मामला गड़बड़ रहा है कच्चे तेल का, और करीबन 18% घटा है 2020 के बाद का सबसे कमजोर प्रदर्शन कच्चे तेल का भी है। मेटल्स में भी कॉपर एंड एल्यूमिनियम ऑल्सो, उसमें एक अच्छा, एल्यूमिनियम में 2022 के बाद की नई ऊंचाई पर पहुंचा। तो कल दुनिया भर में मेटल्स में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई, कॉपर वगैरह में सबको आई है। सिर्फ एक ही चीज़ ऐसी है जिसमें कल तेजी रही, वो है एल्यूमिनियम। डन। आइए अब बढ़ते हैं आगे और